नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे संभववाद की अवधारणा। पिछली क्लास में हमने देखा था मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं देखी थी, जिसमें निश्चयवाद के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उस अवधारणा के अंदर देखा था हमने कि निश्चयवाद के बारे में किन किन भूगोलताओं ने समर्थन किया था और रेडजेल ने जो ये अवधारणा दी थी उन्होंने किस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया। उसके साथ ही साथ हमने देखा था कि निश्चयवाद की अवधारणा का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ था और यह अवधारणा रेडजेल ने दी थी। और निश्चयवाद की अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति सर्वेसर्वा है और मानव उसका दास है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो अलग भूगोलता थे जिन्होंने इस विचार का या इन रेडजेल के जो विचार थे उनका समर्थन किया था, उनमें से जो विद्वान थे उनके लिए एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था आर के क्यूब एस स्क्वायर। क्या है? आर के क्यूब एस स्क्वायर, जिसमें से अलग अलग भूगोलताओं के नाम बनते हैं, जिसमें आर का मतलब रेडजेल, एक का इसमें के आ गया है, के क्यूब है तो उसमें एक का कार्ल रिटर, एक का कुमार सैम्पल और दूसरा है कांट। ये तीन भूगोलता के स्क्वायर के क्यूब से बने थे। उसके बाद एस स्क्वायर, जिसमें एक का है अरस्तु और एक था अल मसूदी, ये इनके नाम थे। उसके बाद में एक विद्वान था जिसका नाम था ओ एच के स्पेट, जो कि निश्चयवाद की अवधारणा का प्रमुख या कहे तो मुख्य आलोचक था, जिन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा का खंडन किया था या अवलोकन किया था, आलोचना करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रेडजेल और जो अन्य भी जो विद्वान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी है प्रकृति है, मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य उनकी सीमा में रहकर कार्य करता है और उस प्रकृति के नियमों के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो लाफेब्रे ने तो ओ एच स्पेट ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। उन्होंने आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि पर्यावरण अपने आप में एक अर्थहीन वाक्यांश है। क्या कहा था? कि पर्यावरण अपने आप में एक अर्थहीन वाक्यांश है, क्योंकि बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने आलोचना की थी और उसी के आधार पर नई विचारधारा का जन्म होता है और नई विचारधारा आती है अपने संभववाद। कौन सी आती है? संभववाद। संभववाद की अवधारणा, संभववाद की अवधारणा, इसमें क्या बताया गया है तो देखते हैं हम। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस अवधारणा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था। इस अवधारणा का जन्म एवं विकास फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है ना, कि इस अवधारणा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था? कौन सी अवधारणा? संभववाद की अवधारणा। तो संभववाद की अवधारणा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस अवधारणा का प्रतिपादन या फिर इस अवधारणा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस अवधारणा का
जन्मदाता या जनक किसे कहा गया है? ब्लास को कहा गया है। ब्लास को कहा गया है और इसका पूरा नाम क्या है? पॉल विडाल डी ला ब्लास। ये उसके पूरी फैमिली का नाम हो, जैसे काफ़ी बड़ा नाम है, पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो इस अवधारणा का जन्मदाता या जनक किसे कहा गया है? ब्लास को कहा गया। इसका पूरा नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लास। ब्लास को कहा गया है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इस अवधारणा में क्या बताया गया है, क्योंकि निश्चयवाद में यह कहा गया है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव उसका दास है, कि जो कुछ भी है प्रकृति ही है, मानव कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या कहा था इस अवधारणा में। मानव सर्वे सर्वा है। क्या कहा था? मानव सर्वे सर्वा है तथा प्रकृति उसकी दास है। क्या बताया गया इसमें संभववाद की अवधारणा में? कि मानव सर्वे सर्वा है और प्रकृति उसकी दास है, अर्थात मानव श्रेष्ठ है तथा प्रकृति गौण है। ठीक है, ये किसने कहा था? ब्लास ने कहा था और ये संभववाद की अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है। अब देखते हैं कि इस अवधारणा का समर्थन किन किन लोगों ने किया था। तो प्रमुख समर्थक इसकी भी एक ट्रिक है, वो क्या है? बी क्यूब डी और एफ। बी है, सी को छोड़ दिया, डी लिख दिया, बी के बाद में एक गायब है, डी के बाद भी एक गायब है और एफ आ गया। बी डी एफ, बी क्यूब डी और एफ। इनसे भी अपन इनके समर्थक के नाम बनाएंगे, जिसमें एक बी का है ब्लास और दूसरा है बोमेन। बोमेन जिसका पूरा नाम है ईसा बोमेन। ठीक है, और तीसरा बन जाएगा अपने बी का है ब्लास हो गया, बोमेन हो गया और तीसरा समर्थक हो जाएगा ब्रुंस।
जीन ब्रुन्स, जीन ब्रुन्स, ये इसका तीसरा समर्थक है। और डी से चौथा बन जाएगा डिमांजिया। और नंबर 5 एफ का है फेब्रे, जिसे ला फेब्रे कहा जाता है। ला फेब्रे ये विद्वान थे जिन्होंने संभववाद की अवधारणा का समर्थन किया था। इन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो रेडियल जो कह रहा है, सॉरी ब्लास जो कह रहा है वो सही कह रहा है और ऐसा ही होता है, इसीलिए इन सभी ने इनका समर्थन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसकी आलोचना। आलोचना में देखते हैं जिसमें किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है, तो उसके बारे में देखेंगे हम। संभववादी विचारकों ने क्या कहा गया है, संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया है। प्रत्यक्ष प्रहार किया है। जिससे प्रहार किया है, जिससे अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। आलोचना का शिकार होना पड़ा। अनेक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। संभववाद के कट्टर समर्थक, इसमें लिखिए संभववाद के कट्टर समर्थक कौन था? ला फेब्रे। कट्टर समर्थक ला फेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्ति को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? आलोचना में क्या कहा गया कि संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया। सीधा उन्होंने निशाना साधा है कि सीधा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव ही सब कुछ है, जिससे अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। उसके बाद संभववाद के कट्टर समर्थक कौन थे? ला फेब्रे थे।
लाफेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्ति को स्वीकार कर लिया था, पर्यावरणीय शक्ति को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा है कि मानव कभी भी अपने पर्यावरण से पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्या कहा? इन्होंने कहा है कि मानव कभी भी अपने पर्यावरण से पूर्णतः या पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता है। संभववादी पर्यावरणीय शक्तियों को पर्यावरणीय शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे। क्या बताया गया? कि संभववादी पर्यावरणीय शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन कुमारी सैंपल ने एक कथन कहा था, जो लिखते हैं हम, लेकिन कुमारी सैंपल का कथन उपयुक्त सिद्ध होता है कि मानव अपने विषय का शोरगुल करता है। इन्होंने क्या कहा था? मानव अपने विषय का शोरगुल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। क्या बताया इन्होंने, कुमारी सैंपल ने, कि मानव जो भी कार्य करता है वो शोरगुल के साथ करता है, जबकि प्रकृति मौन रहकर अपना कार्य करती है। लेकिन प्रकृति भी वर्तमान में सहन करने की सीमा लांघ चुकी है। अब इसमें कहा है कि मानव जो भी कार्य करता है वो अपने विषय का शोरगुल करता है, कि जैसे किसी जगह पर कोई खनिज है तो खनिजों को निकालने के लिए मानव ने विभिन्न प्रकार के साधन ढूंढ लिए। उन्होंने उसमें जैसे ही सफलता प्राप्त करी है तो मानव अपने विषय का बखान करता, शोरगुल करता है कि मैंने इसके अंदर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन जैसे ही मानव आवश्यकता से अधिक
अंधाधुंध तरीके से उसका खंडन करेगा, तो जैसे ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा और प्रकृति एक सीमा तक उसको सहन करेगी, उसके बाद में उसका जवाब दे देती है। और प्रकृति क्या करती है, अचानक उसमें उस भूभाग को ढसा देती है, मतलब भूस्खलन के माध्यम से उसमें वो भूभाग धस जाता है, जिससे भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है और काफ़ी जनधन की हानि हो जाती है। इस प्रकार से ये इन लोगों ने संभववाद की अवधारणा का खंडन करने का प्रयास किया है या आलोचनाएं की है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण लाइन रह गई थी, महत्वपूर्ण लाइन जिसको एक नोट करके लिखते हैं। संभववाद की अवधारणा का प्रतिपादन तो ब्लास ने किया था, लेकिन संभववाद के लिए संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। देखिए, संभववाद, इसको इस जगह पर लिख लें। अगर पीछे अपने जगह बची हो तो जिस जगह अपने संभववाद की अवधारणा के बारे में लिखा था, तो वहाँ पर एक नोट करके लिख लें, या हाँ नोट करके लिख लें। नोट संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। किसने किया था? ला फेब्रे ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले ला फेब्रे ने किया था। ठीक है, तो संभववाद की अवधारणा देखी थी हमने, जिसमें बताया गया है कि संभववाद की अवधारणा में ये बताया है कि मानव सब कुछ है, प्रकृति उसकी दास है। मतलब मानव सर्वसर्वा, प्रकृति उसकी दास है। और साथ ही साथ बताया है कि इस अवधारणा का प्रतिपादन ब्लास ने किया था और इसका जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था इस अवधारणा का। उसके बाद में संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था और इसकी आलोचनाएं करी थी कुछ विद्वानों ने, जिसमें कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि सीधा प्रकृति पर निशाना साधा है, इसी कारण उनको कहीं कहीं पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। उसके बाद में कहा गया है, कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव जो भी कार्य करता है वो अपने विषय का शोरगुल करता है, जबकि प्रकृति क्या करती है? मौन रहकर कार्य करती है। मौन रहकर प्रकृति कार्य करती है और उसका जवाब वो अंत में दे देती है। ठीक है, तो ये अपनी संभववाद की अवधारणा समाप्त होती है। उसके बाद में इसी के बाद में नई अवधारणा की शुरुआत होती है, जो आएगी अपने नवनिश्चयवाद। और नवनिश्चयवाद की अवधारणा के बारे में हम आगे बढ़ेंगे